नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मेरे साथ आज एक विशेष जो गेस्ट है हमारे साथ मौजूद है, दीपिका नारायण भारद्वाज जी। दीपिका जी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, साथ साथ एक तरह से कहा जाए कि सोशल मुद्दों पर काफी अच्छी पकड़ रखती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने हाल ही में एक फिल्म भी बनाई, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो रेप केस की रियलिटीज को दर्शाती है, किस तरह से रेप केस जो है वो क्या हाल है उनका। इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले दीपिका जी आपसे बात करना चाहूंगा कि हाल ही में आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप किस तरह से देखती हैं। आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप कोर्ट्स में भी आपका काफी आना जाना रहता है। जो मैरिटल रेप को लेकर जो अभी हाल ही में हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी एक जो जज है वो इसके फेवर में है, एक इसके अगेंस्ट में है, तो अब ये मामला किस दिशा में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए चिराग, मैरिटल रेप के ऊपर जो डिबेट है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी डिबेट है। ये पीआईएल जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुन रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट, वो भी काफी पुरानी पीआईएल है। लेकिन सालों से जो है वो पुश होता जा रहा था मैटर। लेकिन इस साल जनवरी में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रेगुलरली हियर करना शुरू कर दिया, लाइक एवरीडे हियरिंग। और काफी लंबी इसकी हियरिंग्स चली, दोनों साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्योंकि इस टाइम पे एज ऑफ नाउ रेप के केसेस जो हैं उसमें पत्नी जो है पति के ऊपर रेप का एलिगेशन नहीं लगा सकती है, कि एक्सेप्शन दिया हुआ है 375 में। तो पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये जो एक्सेप्शन है ये सही है कि नहीं है। जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी वो एक एक्सेप्शन को रिमूव करना चाहते हैं, इन द सेंस वो मैरिटल रेप रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं इंडिया में, जहां पे एक पत्नी भी जो है अपने हस्बैंड को 375 376 में बुक कर सकती है, और उसको रेपिस्ट की तरह ट्राई किया जाएगा। और वो मतलब अगर वो इनोसेंट है तो उसका क्विटल होगा, नहीं है तो उसका कन्विक्शन होगा। दूसरी साइड जो है वो ये कहती है कि ये एक लेजिटिमेट एक्सेप्शन है, इसकी बहुत सॉलिड बैकिंग है या फिर रीजंस है इस एक्सेप्शन के होने के। और ऐसी बहुत सारी कानूनी प्रणालियां हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है लेजिटिमेट है, इसको नहीं वेव ऑफ करना चाहिए। जो महिलाएं अगर शादी में सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पर्याप्त कानून हैं उस तरह के हस्बैंड को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो एक ये जो एक्सेप्शन है इसको नहीं रिमूव करना चाहिए। तो वही जस्टिस चकदर ने कहा है कि एक्सेप्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। और जस्टिस हरिशंकर ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक लेजिटिमेट रीजंस और प्रोविजंस की वजह से जो है ये एक्सेप्शन है। तो अब चलिए, इसका तो जो फ्यूचर कोर्ट का इसका आगे फ्यूचर आने ये वाले होगा समय कि में क्या सुप्रीम नजरिया कोर्ट रहेगा जाए। देखना होगा। लेकिन दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने काफी इस मामले में रिसर्च भी करी है, खासकर अगर रेप केसेस की बात करूं, रियलिटी ऑफ रेप केसेस किस तरह से हमने कई बार देखा कि फर्जी केस दर्ज किए जाते हैं, या किसी लड़की ने कोई कंप्लेंट कर दी तो उसके बेसिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है, और उसके बाद चाहे वो झूठी कंप्लेंट हो, चाहे वो ऑब्वियसली अगर सच्ची कंप्लेंट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर झूठी कंप्लेंट है तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है उसके परिवार को। और अब तो मैं देख रहा था कि कई सेक्शंस ऐसे आ गए हैं जिसमें कि अगर आपने लड़की को घूर दिया, या कुछ कमेंट्स पास कर दिए, या ये कहा जाए कि कुछ उसको इशारे कर दिए, तो भी आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो एक तरह से इसको दूसरे सेंस में देखा जाए तो पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी है महिलाओं की, और ये इसको एक तरह से कहा जाए इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको लगता है ये, क्योंकि आपने इसके ऊपर बाकायदा फिल्म मेकिंग भी की है, आपको क्या आपका एक्सपीरियंस है? चिराग, मैरिटल रेप का जो डिस्कशन है पहले मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और मैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस रखते हैं अगेंस्ट पासिंग ऑफ दिस लॉ। पहले तो अपने आप को क्लियर करूं कि मैं महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट नहीं हूं। महिलाओं के लिए अधिकार, उनकी सफरिंग के लिए उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन वो प्रोटेक्शन आदमियों की प्रताड़ना का रीजन आज के समय में बन गई है, और ये सच है, चाहे कोई एक्सेप्ट करना चाहे नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है। मैंने 2016 में मार्टर्स ऑफ मैरिज अपनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी जो कि फॉल्स 498 के केसेस पे थी। अभी मैंने लास्ट ईयर अपनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स जो है मैं लेकर आई हूँ। इसमें ये उन लोगों की, उन पुरुषों की कहानी है जिनको बिल्कुल बेजा झूठे बलात्कार के मुकदमों में फंसाया गया, और किस तरह से उन लोगों ने डिस्पाइट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स,
जानते भी नहीं है, ऐसे महिला ने पॉलिटिकल वेंडाटा की तरफ वजह से रेप केस लगा दिया। ऐसे ऐसे 6 केसेस जो हैं मैंने पूरे इंडिया से कलेक्ट किए हैं और उनको प्रेजेंट किया है। आर्ग्यूमेंट यही है कि 2012 में निर्भया के केस के बाद एकदम से लॉ को बदल के इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया। वो इसलिए किया था ताकि ज्यादा रेपिस्ट जो है अंदर जाएं, ज्यादा बलात्कारी जो है उनको पनिशमेंट मिले और महिलाओं को क्विक रिकॉर्स मिले। लेकिन 1 महीने में कानून बदल देने का खामियाजा आज के समय में हजारों लाखों परिवार भुगत रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिस्प्यूट में, प्रॉपर्टी का ले लीजिए, रिलेशनशिप का ले लीजिए, ऑफिस का ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए, किसी भी तरह के डिस्प्यूट में जो है आज के टाइम पे एक हथियार बन गया है 376 बलात्कार का मुकदमा। जो महिला कहती है वही सर्वोपरि है। पुलिस ने तो ये मान लिया है कि महिला कुछ भी कह सकती है और आदमी को फटाफट से उठा के वो जेल में डाल देंगे, चाहे उसके पास दुनिया भर के एविडेंसेस हो कि उसको झूठा फंसाया जा रहा है। तो इंडिया सन्स ये कहानी है जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जहां तक मेरी रिसर्च का सवाल है चिराग, इतना ज्यादा इस टाइम पे 376 का मिसयूज हो रहा है कंट्री में। दिसंबर 2021 में मैंने एक लड़की को गुड़गांव में अरेस्ट कराया, उसका नाम है आयुषी भाटिया। आप मानेंगे नहीं, 1 साल में ये एक लड़की ने 8 अलग अलग थानों में 8 रेप के मुकदमे फर्जी दायर किए। छठे लड़के से, छठा नहीं सॉरी, 9वां लड़का हुआ, टोटल 9 लड़के इन्वॉल्व हैं। छठा जो नंबर का लड़का था उससे जबरदस्ती एक डेटिंग ऐप पे मिली और विद इन 3 दिन उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया कि उसने बोला मैं तुझसे शादी कर लूंगा। उसने शादी कर ली, उसके बाद भी उसकी जिंदगी दूभर रखी। 10 दिन में पुलिस थाने दोबारा पहुंच गई उसके ऊपर दोबारा से 376 का मुकदमा करवाने। तो जब पुलिस ने वहां पे देखा ये लड़का गया कि मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रही है, तो वो लोग हंसने लग गए इसके ऊपर। कहते अरे यार तुम कहाँ फंस गए बेटा, इसने तो 8-8 और मुकदमे करा रखे हैं। तो मैंने अक्टूबर 2021 में कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव और डीजीपी हरियाणा के पास कंप्लेंट फाइल की। उस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि मैं कंप्लेंट फाइल कर चुकी हूँ, उसके बावजूद उसने 2 और रेप के मुकदमे दायर करने की कोशिश करी। नहीं तो इसको किस सेंस में आप देखना चाहेंगे कि क्या ये इतना आसान हो गया रेप के केस दर्ज कराना, या ऑब्वियसली पुलिस जो है वो इनिशियली सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पर ही मुकदमा दर्ज कर लेती है और ये नहीं देखती है कि भाई इनका कोई पास रिलेशनशिप है नहीं है? क्योंकि अमूमन हमने कई बार ये एक दलीलें देखी है कि पहले जो है वो कंसेंट था और उसके बाद ये रेप हो गया। तो ये बड़ी अजीब सी विचित्र सी स्थिति जो है वो बनी हुई है इसमें। और जहां तक बात है कि अब तो छोटी छोटी चीजों पर ही इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे हैं पुलिस कर्मी, क्योंकि वो तो साफ कहते हैं कि भाई अगर महिला से आप बात कर लो वो मान जाती तो बढ़िया है, वरना तो मुकदमा आप झेलिए। हर तरह की, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी चिराग, रेप इतना ज्यादा सीरियस क्राइम है, इसकी मुझे बहुत, एज अ वुमन मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कभी कभी यूं लगता है कि मैं किस तरह से बात करूं कि ये ना महसूस हो लोगों को कि मैं किसी भी तरह से इस चीज को हल्के में ले रही हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं ने इसका मजाक उड़ा दिया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पुलिस बोलती है, बकायदा बोलती है, महिला जो बोलेगी वो सच है। हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, हमारे को तो कानून वालों ने बोल रखा है, महिला जो बोलेगी वो सच है। उसके 164 के बयान, सीआरपीसी 164 में जो उसके बयान होते हैं वो पत्थर की लकीर है। चाहे उस बयानों के अगेंस्ट सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे उन बयानों के अगेंस्ट कॉल्स हो, मैसेजेस हो महिला का। आप मानेंगे अभी एक मुंबई में एक पॉलिटिशियन के ऊपर रेप का केस लगा है, 29 साल से वो अफेयर में थे। अभी एक राजस्थान में भी एक रेप केस लगा है, 10 साल से वो रिलेशनशिप में थे। अभी एक साहित्य कुछ पोएट है, अकादमी विनर है, 10 साल से वो रिलेशनशिप में थी महिला, जब इन्होंने किसी और से शादी कर ली तो अब उन्होंने रेप का केस लगा दिया। इसको आप रेप कैसे कह सकते हैं? आप 10 साल, 6 साल, 7 साल किसी के साथ अपनी सहमति के साथ थे, उसके बाद फिर एक स्क्रिप्ट चिराग, आप आज के टाइम पे एफआईआर कितनी उठा के देख लीजिए, नशीला पदार्थ पिला दिया, वीडियो बना ली, वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करने लगे। ना तो इस नशीले पदार्थ की कोई, हाँ शादी का झांसा दी, ना तो इस नशीले पदार्थ की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, ना ही उस वीडियो ऑडियो की कोई फोटो वीडियो कहीं अक्यूज के फोन से मिले। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ थानों में गई हूँ जिन्होंने पुलिस को बोला जनाब आप हमारे फोन का कितना भी डेटा, कितने भी सालों का डेटा निकलवा लीजिए, अगर आपको ऐसी कोई भी फोटो डिलीट हुई मिल जाए। एक लड़का अभी गुड़गांव में है, उसको काउंसिल कर रही हूँ, मैट्रिमोनियल ऐप पे मिला था,
उसको नहीं समझ में आई लड़की, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना, उसको नहीं लड़की समझ में आई, लड़की उसके पीछे पागल हो गई। 1 महीने उन लोगों ने आपस में बातचीत करी, खुद उठ के अपने घर, अपने शहर से गुड़गांव आ गई कि मुझे तो तुम्हारे साथ शादी करनी है और तुम्हारे को रिलेशनशिप आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़के ने मना कर दिया, कंप्लेंट डाल दी जाके थाने में रेप की। फिर पुलिस कह रही है कि लेकिन मैं इस केस की अगर पर्टिकुलर बात करूं, मुझे थोड़ा सा हल्का सा खटका जरूर था, क्योंकि इस तरह के केसेस में थोड़ा बहुत तो दूसरी साइड से भी कुछ ना कुछ रहा होगा ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड जो है वो लड़की पीछे पड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी पक्ष, चाहे इधर का चाहे उधर का, अगर इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, फोन कॉल्स रिसीव नहीं करेगा, बहुत एन नंबर ऑफ तरीके हैं आप जो कम्युनिकेशन जो है वो उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती किसी ना किसी एंड पर तो रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि जैसा आप कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें रही, इमोशन शेयर हुए, उन्होंने कहा कि मिलते हैं, वो मिले, उसके बाद शायद हो सकता है किसी को कई बार शक्ल पसंद नहीं आती, किसी को बातें पसंद नहीं आती, किसी को बिहेवियर पसंद नहीं आता, तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही इस केस में जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं चिराग, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, कानून ये कहता है कि 18 से ऊपर की उम्र की जो लड़की है या लड़का है वो अडल्ट है। तो हम लोग किसी को भी बच्चे की तरह ना समझे। कोई भी इंसान जो अडल्ट है किसी रिलेशनशिप में जाता है तो ये अमूमन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान अपने दिमाग से हर चीज को सोचेगा समझेगा। कोई 35 साल की औरत, 40 साल की औरत, शादीशुदा औरत अगर ये बोले कि भैया मुझे किसी ने शादी का झांसा दे दिया, तो मतलब आप कहाँ तक उस चीज को, अगर किसी इंसान ने उनके साथ एक्चुअल में रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे वो बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप हो या फिर किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, 1 साल रहे हैं, 1.5 साल रहे हैं, उस महिला को हर चीज के बारे में पता था। तो उसके बाद ये बोल देना कि सब कुछ झांसे से हुआ, वो समझ में नहीं आता। इस केस में मैंने बहुत सारी चैट्स उनकी देखी है। वो महिला मानती है इनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं हुए। वो ये बोलती है कि हम लोग तो रिलेशनशिप में जाने वाले थे, लेकिन तुम उससे पहले ही जो है मेरे से सेपरेट होने लगे हो। हमारा एक ये जो माइंडसेट है कि महिला कभी गलत नहीं इल्जाम लगाएगी, या फिर महिला विंडिक्टिव नहीं हो सकती, या फिर महिला किसी इंसान के लिए उसको प्रेशराइज करने के लिए किसी भी चीज के लिए किसी भी हद तक नहीं जा सकती, ये गलत पर्सपेक्टिव है। क्राइम जो है, क्राइम महिला भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। और मैं एक चीज जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं वो ये है, इमोशनली मैनिपुलेटिव क्राइम्स जो महिलाएं पुरुषों के साथ करती हैं उसके बारे में हम कभी बात भी नहीं करते हैं। हजारों लाखों ऐसे पुरुष होंगे जो इस टाइम पे अपनी शादी में अब्यूज हो रहे होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। ओके। तो ये जो इमोशनली मैनिपुलेटिव क्राइम है इनकी तो हम लोग कभी बात भी नहीं करते हैं। और चिराग, अभी आपको मैं केस बताती हूँ जो अभी मैं जबलपुर से आ रही हूँ। मैंने डीजीपी जबलपुर और एसपी जबलपुर को मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करी है। वहां पे एक महिला है, 2016 में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाती है, 2 साल रिलेशनशिप में रहती है, उसके बाद रेप का कंप्लेंट फाइल कर देती है कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है। उसने सारी स्टोरी लिखवाई है यही सब की, शादी का झांसा दिया, ये किया, मेरे को यूज किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, शादी नहीं कर रहा है, इसकी माँ इसके बाप भी इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर सेटल कर लेती है केस, उसके साथ शादी कर लेती है, आराम से जाके पुलिस को बोलती है मुझे तो पता ही नहीं आपने रेप की कंप्लेंट में क्या लिख दिया था, मैंने तो कभी रेप का एलिगेशन लगाया ही नहीं। ये तो कोर्ट में ऐसे केसेस में, ये केसेस हमने कई बार सुने कि ऐसे केसेस में आने वाले समय में या बाद में कि लड़कियों के खिलाफ हमने कार्रवाई हुई हो, ये तो बहुत कम हमने सुना है। ऐसा तो होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस है। बिल्कुल भी, अरे कार्रवाई छोड़िए आप चिराग जी, सुनिए, उसके साथ शादी कर ली, उसके बाद दोबारा 1-2 महीने के बाद उसके और उसके पूरे परिवार के ऊपर 498A लगा रखा है, 376 लगा रखा है। अब आप कह रहे हैं मैरिटल रेप का क्राइम कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं खुद कम से कम 50-100 ऐसे मुकदमे देख चुकी हूँ जहां पे पति के ऊपर ऑलरेडी 376 हुई है, जबकि कानून नहीं है लेकिन फिर भी हुई है। महिला बोलेगी हमारी तो शादी ही नहीं हुई थी, मैं तो शादी को नहीं मानती हूँ, या शादी से पहले इसने मेरे को शादी का झांसा दिया। मतलब कुछ भी बेसिर पैर की कंप्लेंट्स आज के टाइम पे पुलिस स्टेशन में है, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे कि महिला आए तो आपको उसकी सुनवाई करनी ही करनी है। और इसमें तो मुझे लगता है कि जब आप केस रजिस्टर करते हैं इस तरह का, तो सबसे पहली कार्रवाई होती है कि पुलिस उसमें जो एक्यूज है उसको अरेस्ट कर लेती है और सबसे पहले जेल भेजती है विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट। या तो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चलिए, या तो मुकदमा आपने कर लिया, करिए, कम से कम उसकी प्रॉपर जांच तो कीजिए, उसकी कम से कम तब तक अरेस्ट तो ना करे उसको। लेकिन होता उल्टा है, पहले अरेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये जो जबलपुर वाला मैं केस फटाफट से फिनिश करती हूँ। पिछले साल से लेकर आज के इस टाइम तक 1 साल में वही महिला जिसने एक पुरुष को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया 376 लगा के,
3 और लड़कों के ऊपर 376 लगा चुकी है जबलपुर में। उस लड़की का मैं आपको ऑडियो भेजूंगी चिराग, इतनी कॉन्फिडेंट है, वो बोलती है 376 और 377 में पुलिस और कोर्ट और कानून सिर्फ और सिर्फ महिला की सुनेंगे। मेरी बस चले तो मेरी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे को 6 महीने जेल में सड़वाऊंगी, मेरी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे को 10 साल जेल में सड़वाऊंगी, 20 साल की सजा होगी, और सब कुछ पूरा का पूरा कानून जो है महिलाओं के लिए। अब क्या हुआ, निर्भया के बाद लॉज में अमेंडमेंट जो किया उसमें ये कहा कि पुलिस अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है तो पुलिस के ऊपर कार्यवाही होगी। बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेप पीड़िताएं पहले होती थी जिनकी एफआईआर भी जो है पुलिस नहीं लेती थी, क्योंकि अक्यूज बहुत पावरफुल होता था। लेकिन उस चीज का इस टाइम पे जो दुरुपयोग हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक महिला जाके 10-10 मुकदमे करवा रही है और पुलिस बिल्कुल उनके हाथ बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। आयुषी भाटिया वाले केस में भी 8 रेप के कंप्लेंट्स करवा दी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक मुकदमा पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई उसके ऊपर उसको अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं करी। जब मैंने ये चीज उठाई, जब मैंने ये मुकदमा जो है ये कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करी, मीडिया में बहुत सारा आया, डीजीपी को भी लोगों ने पूछा कि सर एक ही लड़की इतने सारे रेप केसेस कैसे फाइल कर सकती है, और वो भी वही की शादी का झांसा देके, जबकि खुद शादी कर चुकी है। तो कानून जेन्युइन विक्टिम्स को बने हेल्प करने के लिए बना हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का आपको एक बात वो बताती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट की पिछले साल या पिछले से पिछले साल एक जजमेंट आई जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत रोष जताया। क्यों? जितने भी केसेस आए हुए थे, कम से कम भी 15-20 का डिस्कशन उस जजमेंट में था, महिलाएं कॉम्पनसेशन लेके हॉस्टाइल हो गई। बताइए, ठीक है? तो जज ने बोला कि एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये महिलाएं लाखों रुपए कॉम्पनसेशन में ले गई हैं, आप इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन क्या सच्चाई तो यह ना कि इंक्वायरी बिठा भी जाए, मुझे लगता है कि इस तरह की इंक्वायरी बिठाई नहीं जाती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जो हमने भी कई सालों से देखा है। इसमें तो मुकदमे दर्ज होते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं कि 10 साल से जो है वो रेप कर रहा था या 10 साल से जो है रिलेशन में था, और ये मुकदमे तो हमने बहुत देखे। कुछ कार्रवाई ऐसी महिला के खिलाफ हुई है वो नहीं। अच्छा, इसमें मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे, कन्विक्शन रेट पर अगर हम आए तो वो भी बहुत ज्यादा, इसमें तो मैक्सिमम केसेस जो रेप केसेस है उसमें नोट होते हैं, प्लस कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा, जैसे आप बाद में हॉस्टाइल हो गए, सेटलमेंट हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन ये सच है कि तब तक 1 साल 2 साल 3 साल उस लड़के की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी जरूर खराब हो जाती है। चिराग, 2013 में जब ये कानून अमेंड हो गया था, 2014 की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उन्होंने दिल्ली के 6 न्यायालयों में से डेटा उठाया 6 महीने का, और ये पता चला कि कन्विक्शन रेट जो पहले 45% थी, सॉरी एक्विटल रेट जो पहले 45% था वो 75% तक पहुंच गया। राजस्थान पुलिस ने ऑफिशियली राजस्थान हाईकोर्ट में डेटा 3 साल लगातार फाइल किया है, जहां पे 43% वो लोग बोल रहे हैं कि रेप केसेस जो है फॉल्स आ रहे हैं। मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बताती हूँ। क्या होता है, टेबल होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पूरा का पूरा एक सेपरेट कैटेगरी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में। उसमें एक टेबल होता है रिलेशनशिप ऑफ द अक्यूज्ड विद द विक्टिम। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में इस तरह से सेग्रीगेशन होती है कि अक्यूज्ड का कंप्लेनेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। पहले मैंने जितना भी डेटा मैंने छान मारा, लेकिन मुझे नहीं मिला इस तरह का सेग्रीगेशन। 2015 से पहले ये जो शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात है, ये सेग्रीगेशन नहीं होता था। 2015 में पहली बार मैंने इस सेग्रीगेशन को देखा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज आइदर गिवन बाय बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर और हस्बैंड, या इस तरह से एक पूरा सेग्रीगेशन किया हुआ है। 2015 में जब पहली बार ये सेग्रीगेशन हुआ था, इंडिया के टोटल रिपोर्टेड केसेस में इस तरह के केसेस थे 22%। 2019 में आप इस सेग्रीगेशन को देखेंगे तो ये आंकड़ा 51% हो गया, यानी कि आधे से ज्यादा रेप केसेस जो हैं ये शादी का झांसा देकर रेप करने वाले केसेस हैं। अब इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट के ऊपर कि कोर्ट्स को यही नहीं पता कि किसको क्या क्राइम बनता है और क्या क्राइम नहीं बनता है। और जहां पे इतना ज्यादा ग्रे एरिया है कि उसने कोई प्रॉमिस दिया भी था कि नहीं दिया था, उसने अगर प्रॉमिस दिया था तो कि उसकी इंटेंशन बिल्कुल गलत थी कि नहीं थी, उसकी इंटेंशन सही थी लेकिन वो शादी नहीं कर पाया, इतने सारे सिनेरियोज हैं। लेकिन फैक्ट ये है, एफआईआर होते ही लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका परिवार दर दर भटकता रहता है बेल के लिए। लोअर कोर्ट में बेल है ही नहीं, हाई कोर्ट से बेल मिलती है, तब तक कम से कम भी 4-5 महीने 6 महीने हो जाना तो आम बात है।
जब तक हाई कोर्ट में आपकी बेल एक्सेप्ट होती है या फिर आपकी हियरिंग का टाइम आता है, तब तक 4-5 महीने वो लड़का ऑलरेडी अंदर सड़ चुका होता है। और आप उसको किसी भी तरह से, किसी भी, मेरी फिल्म इंडिया सन्स में जितने भी लोग हैं, उनका केस कंक्लूड हो चुका है, उनको कोर्ट इनोसेंट प्रूव कर चुकी है, लेकिन फिल्म दर्शाती ही वो दर्द है जिसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, कि क्या होता है पहले फॉल्सली अक्यूज होना, उसके बाद हर दिन उस इल्जाम के साथ मरना जेल में, फिर कोर्ट में, और उसके बाद जब आप इनोसेंट भी प्रूव हो जाते हो तब आपको कुछ नहीं आपकी मिलता। रिसर्च इसमें ये बात जरूर कहती होगी, जितना मुझे आइडिया है, कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलती, गलती नहीं कहूंगा मैं इसको इसको इस सेंस में कहूंगा कि आपकी दोस्ती हुई किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप लड़की के साथ आगे बढ़े, हो सकता है फिजिकल नहीं हो, लेकिन उससे पहले आपने घूमे फिरे, जो बहुत नॉर्मल है, लेकिन लड़की का इंटेंशन अलग था और उसने मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करा दिया। तो ऐसे कितने आपको केसेस मिले, जेन्युइन केसेस, जिसमें आपको लगा कि इस केस में तो लड़के की 1% भी गलती नहीं? हाँ, ऐसे बहुत। कितने आपको केसेस मिले जिसमें आपको लगा कि लड़के की बिल्कुल गलती नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया उसके साथ? चिराग, मैं जिस भी मुकदमे को स्टडी, तो मैं बहुत सारे केसेस करती हूँ, जजमेंट्स में मैंने बहुत सारी देखी हैं, कांटेक्ट भी बहुत सारी फैमिलीज को किया है, काउंसिल भी बहुत सारे लोगों को करती हूँ, लेकिन जिन केसेस को मैं पब्लिक में लेकर आती हूँ उनकी बिल्कुल तह तक जानती जाती हूँ, हर एक एविडेंस देखती हूँ, हर एक एलिगेशन को एनालाइज करती हूँ, और उनकी जो कॉन्ट्रडिक्टरी या उनके पास जो एविडेंस है उसको इन डेप्थ स्टडी करती हूँ। तो मैंने तो ऐसे अनगिनत केसेस आज तक देखे हुए हैं जहां पे लड़की की कोई गलती नहीं थी, इट वाज अ नॉर्मल केस ऑफ ब्रेकअप हो गया, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बहुत सारे केसेस जो है। मेरी डॉक्यूमेंट्री में एक आईपीएस ऑफिसर का केस है जहां पे पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से जो है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया। पैसों की उगाही के लिए एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इनफैक्ट आप शायद आज तक ने वो कवर किया था, आई एम नॉट टू श्योर, बट शायद किया था। यहाँ जयपुर का केस है जहां पे एक पूरा गैंग बना हुआ था, उन्होंने 3 साल तक कम से कम भी 35-40 लोगों को, अमीर लोगों को इस तरह से फंसाया, और उसके बाद उनके ऊपर रेप का एलिगेशन या उनको डरा के धमका के और चलिए, उगाही। अब नेक्स्ट में मैं ये भी आपसे बात करते हैं। हमने तमाम अपने केसेस के बारे में बताया, अब ऐसे केसेस आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या बोलता है, अब इस तरह के केसेस में क्या होना चाहिए जिससे कि न्याय मिले? अगर किसी की गलती है तो ऑब्वियसली वो भुगते, लेकिन अगर किसी की गलती नहीं है तो इसमें क्या ये प्रोविजन होना चाहिए कि पहले केस रजिस्टर्ड हो, उसके बाद जांच हो, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई हो, अदरवाइज नहीं? देखो चिराग, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है, क्योंकि रेप एक बहुत सीरियस क्राइम है, आप इसको ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते। अगर आप सालों साल किसी के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रहे हैं और उसके बाद आप टर्न अराउंड करके, मैं ये नहीं बोल रही थी कि, बोल रही कि बहुत लंबे रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्स, फोर्सफुल सेक्स नहीं हो सकता है, रेप नहीं हो सकता है, लेकिन जो केसेस हम देखते हैं वो ये होते हैं कि 5 साल से मेरा रेप कर रहा है, मेरे को 50 जगह ले गया और 50 जगह मेरी कोई कंसेंट नहीं थी। इस तरह के जो मामले हैं मुझे बिल्कुल फर्जी मामले लगते हैं, या फिर अनमेट एक्सपेक्टेशंस, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप, या फिर विंडिक्टिव नेचर, या फिर जो। तो सबसे पहली जरूरत है कि ये जो पूरा शादी का झांसा देकर रेप करने वाली जो केसेस हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में हो रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिटी कानून वालों, लॉ मेकर्स को करनी पड़ेगी कि क्या है, क्राइम क्या है इस केस में। और उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आंकड़े ऐसे हो गए हैं कि 50% केसेस जो हैं इसी के अंडर, इन्हीं सेक्शन के अंडर, इन्हीं एलिगेशंस के अंडर आ रहे हैं। इमीडिएट अरेस्ट बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी इस केस की होनी चाहिए कि एक्चुअल अक्यूज ने कोई प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था, या ये बिल्कुल कंसेंशुअल अफेयर था, दोनों साइड्स की पूरी रजामंदी से अफेयर था, और अब किसी वजह से जो है वो लोग शादी नहीं कर पा रहे या ब्रेकअप कर लिया है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपकी कॉन्वर्जेशन से समझ पा रही हूँ वो ये है कि मोरालिटी, देखिए क्राइम और मोरालिटी दो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज हैं। इंडियन पीनल कोड, हमारी पीनल प्रोविजंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ बहुत क्लियर है कि एक मोरालिटी डिफरेंट होती है और एक क्राइम डिफरेंट होता है। क्राइम सारी की सारी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट करता है, सोशल फैब्रिक के ऊपर इफेक्ट करता है, लोगों में डर डालता है। अगर आपके एरिया में कोई क्राइम हो जाए, आपको डर लगता है कि भैया बहुत क्राइम बढ़ गया है और हमारे कानून के लोगों को कुछ करना पड़ेगा।
मोरालिटी अपने घर में हर कोई ना कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस को डिफाई कर रहा होगा, उससे सोसाइटी में फर्क नहीं पड़ता। हमारी धारणाएं बदलती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग बदलती है, हमारा सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं, लेकिन क्राइम और मोरालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप ब्रेकअप्स को रेप बोलने लग जाएंगे तो वो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा ट्रिवियलाइज करना है रेप जैसे सीरियस क्राइम को। और जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो ये कि इमीडिएट अरेस्ट इन केसेस में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चिराग की बहुत साल हो गए हैं महिलाओं के जो कानून बनाए हुए हैं उनका दुरुपयोग होते हुए। हम लोग बहुत सालों से अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। अब टाइम है कि कानून विदों को, लॉ मेकर्स को इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और प्रोसिक्यूशन जो है फॉल्स केसेस में 182 चाहे आईपीसी का है कोड, बिल्कुल ही फर्जी है, कोई पुलिस लगाती भी नहीं है। 6 महीने की सजा अगर हो भी गई तो, नहीं तो वो 182 का मुकदमा दायर यूजली नहीं करते हैं महिलाओं के ऊपर अगर उनको दोषी पाया भी जाए। मुझे नहीं पता कितने एक्चुअली 182 के मुकदमे हैं, कहीं पे आंकड़ा भी नहीं होता है, लेकिन पुलिस वाले साफ बोलते हैं कि मैडम हम लोग तो नहीं लगाएंगे, आप लोगों को फ्री कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कानून जितना ज्यादा एक्टिव है और जितना दुरुस्त कर दिया है महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए, मुझे लगता है बहुत जरूरी है उतना ही वो दुरुस्त हो कि अगर कानून का दुरुपयोग कोई कर रहा है चाहे किसी भी सेक्शन का हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा दिखता है इन सेक्शंस का मिसयूज का, और मैं इसके ऊपर क्योंकि हर रोज काम करती हूँ तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी। मुझे लगता है इसको एड्रेस करना चाहिए। आप अगर अभी देखेंगे तो सेडिशन के कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कानून बहुत पुराना है, बहुत सारे इनोसेंट्स को इसमें विक्टिमाइज किया जाए। तो आप ये इन कानूनों का भी देख लीजिए ना, 376 लेकिन मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है ये सारी बातें सुनकर कि इतने सालों से हम ये चीज सुन रहे हैं। निर्भया केस हुआ तो जुवेनाइल की जो एज है वो घटा दी गई, और उससे पहले भी हमें पता था कि जुवेनाइल कर रहे हैं, उससे पहले भी पता था कि उस उम्र के जो लड़के होते हैं वो काफी मैच्योर होते हैं, वो क्राइम करते हैं और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतना होने के बाद भी जो लॉ मेकर्स हैं वो क्या वाकई आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उनको तो इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो रियलिटी है, जो इनोसेंट लोग हैं वो ना इसमें आगे हो पाए, या खासकर इमीडिएट अरेस्ट जैसे आपने बोला ये तो बहुत जरूरी चीज है कि कम से कम इमीडिएट अरेस्ट तो ना करें इस केसेस में, क्योंकि अरेस्ट करते ही पूरा परिवार खत्म हो जाता है। क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस हमने भी देखे हैं लाइफ में और आए हैं हमारे, हमने रिपोर्ट भी की है। तो खैर आपसे बहुत डिटेल में बात हुई इस मुद्दे पर, और आपने बताया किस तरह से रेप केसेस की रियलिटी पर आपने खुद इस पे फिल्म भी मैं बनाई बस और एक चीज अब जो बोलना है चाहती आगे। हूँ चिराग कि कानून विद या लॉ मेकर्स इस चीज के ऊपर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता नहीं है कि आदमियों की प्रताड़ना कोई एक सॉलिड इशू है जिसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। विमेन्स इश्यूज की डेली बातें होती हैं, डेली कुछ ना कुछ एफर्ट्स होते हैं कि हम इन चीजों को एड्रेस करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और इस टाइम पे लीगल पावर्स औरतों के हाथों में इतनी ज्यादा दे दी गई हैं कि बिल्कुल अनस्क्रूपुलस जो क्रिमिनल इंटेंट वाली महिलाएं वो इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, पैसे की उगाही करती हैं, हज़ारों परिवार एक्चुअली बर्बाद ये जो होते मुझे हैं। समझ में आता है दीपिका जी, ये आपके ज़हनियत से ही स्टार्ट होता है जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जब आप बच्चे होते हैं, आपका जब मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, उसी समय आपकी सेट ऑफ माइंड एक क्रिएट होता है, और उसके बाद आप कई लोग क्राइम करते हैं इस तरह का, कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं। और उसके बाद ये सिचुएशन आ जाना कि अगर किसी लड़की ने आपने किसी लड़की को घूर दिया या किसी लड़की को फप्तिया कस दिया, चाहे वो अगर एक उसका टोटैलिटी में उस एस्पेक्ट को भी देखो कि अगर उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा किसी भी, अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है, लेकिन पूरी परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद ही जो बिल्कुल सही चीज़ हो उस पर डिसीजन लेना चाहिए, जो कि अमूमन देखा नहीं गया है। और कई बार हमने देखे हैं कि इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स आते हैं, जिसकी वजह से ये एक माइंडसेट इस तरह का क्रिएट हो जाता है और फिर ये क्राइम होता है। मॉलेस्टेशन के केसेस तो आप देखेंगे 80-90 हजार का आंकड़ा हो चुका है। मॉलेस्टेशन के केसेस के अनगिनत ऐसे केसेस हैं। बॉम्बे में मैंने केस किया, हिसार में मैंने केस किया। महिला की गलती होती है, किसी की गाड़ी ठोक दी, किसी को खुद बदतमीजी से बोल दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी को पीट कर आ गई, लेकिन जिसको विक्टिमाइज किया है उसी के ऊपर मॉलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बातें आप बोल रहे हैं, लेकिन है ना? ऑब्वियसली कई महिलाएं जो है ना, अब एक्टिविस्ट एकदम बिल्कुल वो हो जाएंगी, एग्रेसिव हो जाएंगी कि आप जो है महिलाओं के खिलाफ ही बोल रही हैं, आपको जो है रियलिटी नहीं पता है, और जो है हमारे साथ देखिए क्या क्या हुआ। तो ये ऑब्वियसली यहाँ सच बोलना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कई नहीं बार नहीं, आपको
देखना पड़ जाता है। देखिए जिन महिलाओं के साथ होता है उन लोगों को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि उन महिलाओं जिनके साथ ये होता है या फिर महिलाएं जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, उनको ये समझना चाहिए कि न्याय जो है वो सही होना चाहिए। मतलब उनके घर के अगर किसी बिल्कुल ठीक बात। इंसान के साथ, अपने भाई बेटे किसी के साथ होगा, मुझे याद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ खुद हुआ कि उनकी रोड पे चलते हुए उनके हस्बैंड की गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, एक महिला ने, और वो आके उन्हीं के हस्बैंड को गालियां देने लग गई, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके उनके हस्बैंड के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस करवाने वाली थी। क्योंकि ये महिला बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है तो इन्होंने किसी तरह से मैनेज करने की सिचुएशन कोशिश की, लेकिन कोई आम आदमी ऐसे नहीं कर पाता है। और कोई भी एफआईआर अगर हो जाए उसके बाद इतनी हरासमेंट है, तो कोई भी रैशनल इंसान, कोई भी न्यूट्रल इंसान, मुझे लगता है, तो कहने का मतलब ये जो है, जो मुझे बातों से समझ आ रहा है, एक तो माइंडसेट का चेंज होना, एक माइंडसेट का अच्छा होना, अच्छा इन द सेंस कि महिलाओं को मतलब एक ऐसी दृष्टि से ना देखा जाए कि जो उसको जो है सेक्सुअल एंगल से देखा जाए। दूसरी चीज रिस्पेक्ट की जाए। तीसरी चीज महिलाओं को भी उतना ही ध्यान रखना है कि वो इसकी आड़ में कोई गलत जो है वो किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा ना दर्ज मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए पुरुष जो है वो क्राइम करते हैं, उनको क्राइम के लिए पनिश कौन करता है? प्रोविजंस किसने बनाई है? हमारी पुलिस ने, हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारी कोर्ट्स ने, राइट? अगर कोई पुरुष गलत करता है तो उसके लिए अगर हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना रखा है, या कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है उसके लिए हमने पूरा सिस्टम बना रखा है, तो कोई महिला अगर क्राइम करती है और सिस्टम का एडवांटेज लेती है तो हमारे को उस महिला को पनिश करने की दुरुस्त प्रोविजंस बनानी पड़ेंगी। सोसाइटल माइंडसेट वगैरह सब बात की बात है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लॉ होता है। ये जो क्राइम है जहां पे महिला दुरुपयोग कर रही हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सॉलिड प्रोविजंस नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं, उम्मीद करते हैं सॉलिड प्रोविजन जल्दी आएंगे। बांग्लादेश में झूठे, शायद सरकार जागेगी, वो तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जागेगी, लेकिन फिर भी हमने जो अपनी दिल की बात थी वो रखी है और वो बताया लोगों को, अपने दर्शकों को क्राइम करके कि क्या रियलिटी होती है इस तरह के केसेस में। मुझे पता है आप बहुत बोलना चाह रही हैं। नहीं, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाह रही हूँ। एक मैंने change.org पे पिटिशन शुरू की है कि रेप केसेस, जो फॉल रेप केसेस है, वो बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। ये ना सिर्फ पुरुषों के लिए गलत है जिनको झूठे केस में फंसाया जाता है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी गलत है जो एक्चुअल में रेप का शिकार होती है। प्लीज इस पिटिशन को साइन कीजिएगा। मैं किरण रिजिजू जी के पास ये इस पिटिशन को लेकर जाऊंगी कि ये जो रेप कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है ये बहुत सीरियस है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा हमारे को जल्दी से जल्दी। तो इस पिटिशन को प्लीज दीपिका जी, आपने बहुत डिटेल में बात की और तमाम बातें आपने रखी और पूरी रियलिटी बताई रेप केसेस की, किस तरह से कुछ रेप केसेस की। मैं कहूंगा कि सच्चाई ये है कि सब कुछ पावर जो है वो एक आम एक लेडी के पास है, वो कुछ भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। और इसकी आड़ में जो एक्चुअल में जो केसेस होते हैं, कई बार फिर उनको भी इस दृष्टि से देखा जाता है कि शायद वो गलत ना दर्ज हो गए, हालांकि वो केसेस कई बार सही दर्ज होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर केसेस में इस तरह की बात सामने आ रही है जो दीपिका जी ने बताया। थैंक यू, आपने हमसे बात की, हमारे व्यूअर्स को कन्वे किया अपना मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।